हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हमने मोशन के 3 लॉज पढ़े हुए हैं जो किसने दिए हैं, न्यूटन्स नामक एक साइंटिस्ट ने दिए हैं। इस टॉपिक के अंदर हम न्यूटन का जो थर्ड लॉ है मोशन का, उसका एप्लीकेशंस जो है वो इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ओके, उसको मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन को समझने से पहले हम इन शॉर्ट जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको एक बार फिर शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि मतलब कोई भी आप क्या करते हैं, सपोज 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं F1 को। ओके, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्शन फोर्स। ओके, इसी तरीके से जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, उस एक्शन फोर्स के बदले में एक दूसरा फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स कहते हैं। क्लियर? तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको हम F21 से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर जो एक्शन फोर्स लगाता है और उसी के मतलब ऑब्जेक्ट 2 भी क्या करता है, ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर क्या लगाता है, रिएक्शन फोर्स लगाता है। तो ये जो एक्शन फोर्स होते हैं और ये जो रिएक्शन फोर्स जो होते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, पहली बात इक्वल होता है। पहली बात, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है। ओके, और जो दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। क्लियर? तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। क्लियर? अब इसकी हम एप्लीकेशन समझेंगे। सबसे पहली इसकी एप्लीकेशंस है रिकॉइल ऑफ गन। मतलब जो गन हम चलाते हैं उसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, इस न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन इसके अंदर देखते हैं। When bullet is fired from a gun, it moves ahead by the Newton's third law of motion. The bullet applies same force on ground ऑन गन इज बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी क्या होती है, कब आप बंदूक चलाते हैं और बंदूक से क्या आप करते हैं, गोली चलाते हैं। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो जो बुलेट जो होती है, वो गोली जो होती है वो हमेशा क्या होती है, आगे की तरफ जाती है। क्लियर? तो इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब गन जो है वो बुलेट के ऊपर क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है। इसकी वजह से ये बुलेट जो होती है वो क्या होती है, गोली जो होती है वो आगे की तरफ जाती है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये होता है कि जो बुलेट भी जो होती है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बुलेट जो है वो भी क्या करती है, गन के ऊपर सेम फोर्स लगाती है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। क्लियर? तो इसके अंदर क्या हुआ, गन ने बुलेट के ऊपर क्या लगाया, एक्शन फोर्स लगाया। तो बुलेट ने क्या किया, गन के ऊपर क्या लगाया, रिएक्शन फोर्स लगाया। ओके, और ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। सपोज गन ने बुलेट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो फिर बुलेट ने वापस गन के ऊपर भी क्या लगा दिया है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। लेकिन गन जो है वो बुलेट के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रही है और बुलेट जो होती है वो गन के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाती है। ओके, तो मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। इसी बेस के ऊपर, इसी लॉज के ऊपर क्या होती है, रिकॉइल ऑफ गन होता है। ओके, जब बुलेट जो होती है वो गन के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाती है तो उसकी वजह से जो गन जो होती है वो क्या होती है, पीछे की तरफ जाती है। ओके, तो वो पीछे की तरफ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो गनमैन होते हैं, जो बंदूक चलाने वाला होता है, उसके शोल्डर के ऊपर उसको क्या लगता है, एक जर्क लगता है, एक झटका महसूस होता है। और वो झटका क्यों लगता है, क्योंकि जो बुलेट जो हो रही है वो गन के ऊपर क्या लगा रही है, एक फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई कर रही है। ओके, इसी को हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। क्लियर? द गन मूव्स बैक ओनली बाय स्मॉल अमाउंट ड्यू टू इट्स हैवी मास। मतलब जो गन जो होती है पीछे की तरफ तो जाती है क्योंकि बुलेट जो होती है वो गन के ऊपर क्या कर रही है, रिएक्शन फोर्स लगा रही है। लेकिन उस मतलब उस फोर्स का जो अमाउंट जो होता है मतलब कम होता है, मतलब कम फोर्स लगाती है। मतलब बुलेट जो होती है वो गन के ऊपर स्मॉल अमाउंट के ऊपर ही फोर्स लगाती है ताकि वो थोड़ा सा ही क्या होती है, पीछे की तरफ क्या होती है, जाती है, जिससे जो बंदूक चलाने वाला होता है उसके शोल्डर के ऊपर उसको थोड़ा सा ही झटका जो होता है महसूस होता है। क्यों? इसका रीजन होता है कि गन का जो मास जो होता है वो बुलेट के कंपैरिजन क्या होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है। ओके, यदि कोई कम मतलब मास मतलब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है। ओके, सपोज आप समझ लीजिए एक का है कम मास और दूसरे का है ज्यादा मास। ओके,
तो यदि ज्यादा मास वाली कम मास के ऊपर क्या करेगी, अगर फोर्स अप्लाई करेगी तो उसको फोर्स जो है वो ज्यादा फील होगा। ओके, लेकिन यदि कम फोर्स वाली मतलब कोई ऑब्जेक्ट यदि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास ज्यादा है उसके ऊपर फोर्स लगाता है तो उसको जो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कम फील होता है, क्योंकि उसका जो मास जो है वो ज्यादा होता है। ओके, तो मास जो होता है वो फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कहने का मतलब क्लियर। तो यहाँ पे यही बताया गया है, इसके अंदर पूरा बताया गया है कि ये गन है। ओके, जब ये गन जो होती है मतलब फायर होती है तो इससे क्या निकलती है, बुलेट जो होती है वो आगे की तरफ जाती है, क्योंकि ये जो गन जो है वो क्या कर रही है, ये जो गन है वो उस बुलेट के ऊपर क्या लगा रही है, एक एक्शन फोर्स लगा रही है। इस एक्शन फोर्स की वजह से ये बुलेट जो होती है वो आगे की तरफ क्या करती है, मूव करती है। ओके, अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये बुलेट भी जो होती है वो इस गन के ऊपर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, और उसका ये डायरेक्शन आप देखेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में। ओके, जो गन बुलेट के ऊपर फोर्स लगा रही है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, ये आपको दिख रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन ये है। और फिर ये बुलेट जो होती है वो इस गन के ऊपर लगा रही है, फोर्स लगा रही है, उसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये वाला है। ओके, तो ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं, पहली बात आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, और इनका जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर, तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। क्लियर, तो यहाँ पे ये मतलब रिकॉइल ऑफ गन के अंदर न्यूटन का जो थर्ड लॉ जो है वो क्या होता है, अप्लाई होता है। क्लियर, आप देखेंगे कि ये मतलब एक गन शूटर है, गनमैन है, जो क्या कर रहा है, बंदूक चला रहा है। इसके अंदर सिर्फ आपको यही नोटिस करना है कि जब ये बंदूक चला रहा है तो इससे जब बुलेट बाहर निकलती है तो आप देखेंगे कि जो बंदूक जो होती है, गन जो होती है, वो आपको देखेगी स्लाइटली जो है वो पीछे की तरफ नजर आती हुई दिखाई देती है। ओके, इसी को हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। क्लियर, अब हमारा जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसकी एप्लीकेशन हम देखते हैं कि वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, मतलब जब भी कोई पर्सन वॉक करता है तो उसके अंदर न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसका कैसे अप्लाई होता है, कैसे उसकी एप्लीकेशंस होती है उसके अंदर। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि ए पर्सन इज एबल टू वॉक ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, मतलब कोई भी आदमी जो है, कोई भी पर्सन जो है वो मतलब मोशन का जो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई करता है, तभी वो क्या कर सकता है, वॉक करने के अंदर क्या हो सकता है, वो उसकी वॉकिंग जो होती है तभी पॉसिबल होगा। यदि मतलब कोई पर्सन की वॉकिंग के अंदर न्यूटन का थर्ड लॉ अगर अप्लाई नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो वो वॉक करने के अंदर क्या होता है, इनकैपेबल होता है। ओके, तो हम समझते हैं कैसे। ड्यूरिंग वॉकिंग अ पर्सन पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इन द रिएक्शन द ग्राउंड also pushes the person with equal magnitude of force but in opposite directions. Okay, this enables him to move in forward direction against the pushes. Okay, इसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी कोई पर्सन क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, ओके, चल रहा है, ओके, नेचुरल जो वॉकिंग होती है वो कहाँ होती है, ग्राउंड के ऊपर होती है। तो क्या करता है पर्सन, क्या करता है, ग्राउंड के ऊपर क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। ओके, वो फोर्स जो होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है, पुश की फॉर्म में होता है। हम बोलते हैं ना पुश या पुल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह का फोर्स होता है। तो पर्सन को अगर आगे चलना है तो वो ग्राउंड के ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, और वो भी कौन सी डायरेक्शन के अंदर लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगाएगा। ओके, यदि पर्सन ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ग्राउंड भी क्या करेगा, पर्सन के ऊपर क्या लगाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का और फोर्स अप्लाई करेगा। और जो फोर्स वो अप्लाई करेगा ना, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगा, वो भी कौन सी डायरेक्शन के अंदर करेगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लगाएगा, ग्राउंड जो होता है वो पर्सन के ऊपर क्या लगा देगा, फोर्स लगा देगा। ओके, तो जो मतलब इसके अंदर कहने का मतलब ये हो गया कि पर्सन जो है वो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं एक्शन फोर्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्शन फोर्स। ओके, इसके बदले में जो ग्राउंड जो होता है वो भी पर्सन के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ओके, तो ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए पहली बात, और दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं। ओके, इसकी वजह से ही क्या होता है कि मतलब हम क्या होते हैं, मतलब आगे की तरफ क्या करते हैं, मतलब ग्राउंड को पुश करते हुए क्या होते हैं, चलने के अंदर, वॉकिंग करने के अंदर क्या होते हैं, कैपेबल हो पाते हैं। ओके, तो आपने देखा ना कि जब भी वॉक कर रहा है तो किस तरीके से न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके अंदर जो दो तरह के फोर्स लगते हैं वो भी इसके अंदर आपने देखा कि जब भी कोई पर्सन वॉक करेगा तो एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्स लगते हैं, और ये दोनों फोर्स जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगते हैं। क्लियर, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये पिक्चर्स जो है जिसके अंदर ये मैन जो है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर वॉक कर रहा है। ओके,
जब ये ग्राउंड के ऊपर वॉक कर रहा है ना, तो इस आप देखेंगे कि इसके जो फुट जो है वो ग्राउंड के ऊपर क्या लगाते हैं, एक्शन फोर्स लगाते हैं। ओके, और जब ये मतलब मैन जो है अपने फुट के जरिए क्या कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर एक्शन फोर्स लगा रहा है, तभी ये जो ग्राउंड जो होती है वो इसके फुट के ऊपर भी क्या लगाती है, रिएक्शन फोर्स लगाती है। ओके, तो आप देखेंगे कि जो एक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये वाला है, जो रिएक्शन फोर्स जो है उसका डायरेक्शन ये वाला है, तो दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तभी ये पर्सन जो है वो ग्राउंड के ऊपर क्या कर सकता है, इजी वे में वॉक कर सकता है। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे इसके अंदर भी आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो पर्सन जब वॉक कर रहा है तो ग्राउंड को क्या कर रहा है, पुश करता करता जा रहा है। ओके, पुश करने का मतलब क्या हुआ, ये ग्राउंड के ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। ओके, तो ग्राउंड भी क्या करती है, इसके ऊपर क्या करती है, मतलब प्रेशर लगाती है इसके फुट के ऊपर। तो वही मतलब है कि वॉक कर रहा है तो मतलब एक्शन और रिएक्शन दो तरह के फोर्स काम में आएंगे, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी कोई भी पर्सन जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर इजी वे में क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है। क्लियर। अब हमारा जो तीसरा एग्जांपल है वो स्विमिंग इन वाटर। जब मतलब कोई भी पर्सन जो होते हैं वो वाटर के अंदर स्विम करता है तो उसके अंदर भी जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या होता है, अप्लाई होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कैसे, मैन पुशेस वाटर बैक बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फॉर द स्विमर, ड्यू टू दिस फोर्स मैन मूव्स अहेड। इसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी कोई मैन जो होते हैं मतलब स्विमिंग करता है, मतलब तैरता है, स्विमिंग करने का मतलब तैरता है, तैरेगा किसके अंदर, वाटर के अंदर तैरेगा, और जब भी वो स्विम करेगा तो वाटर को क्या करेगा, वो पीछे की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। ओके, तो मतलब और पुश कैसे करेगा, पुश करने का मतलब क्या है, फोर्स अप्लाई करके वो वाटर को क्या करेगा, पीछे करेगा। तो ये हो गया एक्शन फोर्स। ओके, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो वाटर भी जो होता है वो क्या करता है, उस स्विमर के ऊपर क्या लगाता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है, और उसकी जो डायरेक्शन जो होती है वो मतलब एक्शन फोर्स की क्या होती है, अपोजिट होती है। ओके, इसकी वजह से ही क्या होता है, जो स्विमर्स जो होते हैं मतलब वो क्या होते हैं, मतलब आगे की तरफ क्या करते हैं, स्विम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे ये गर्ल जो है वो स्विमिंग कर रही है, तो ये जब स्विमिंग कर रही है तो ये वाटर को क्या कर रही है, पीछे की तरफ क्या कर रही है, अपने हाथों से वाटर को पुश करके वाटर के ऊपर फोर्स लगा रही है, और वाटर के ऊपर जब फोर्स लगाती है तो उसको हम बोल रहे हैं एक्शन फोर्स। ओके, तो इसके बदले में ये जो वाटर जो है वो भी क्या कर रहा है, इसको मतलब पीछे की तरफ क्या कर रहा है, मतलब आगे की तरफ क्या कर रहा है, इसको एक तरफ फोर्स लगा रहा है। ओके, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो इससे क्या होता है कि जब एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इस फोर्स की वजह से ही क्या होते हैं कि ये जो स्विमर्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर आगे की तरफ क्या करता है, स्विम करता है। क्लियर। तो आप इसके अंदर इस जेईएफ में देखेंगे कि कैसे एक स्विमर जो होता है किस तरीके से अपने हाथों से वाटर को क्या कर रहा है, पीछे की तरफ फेंक रहा है। ओके, और फिर ये वाटर को पीछे की तरफ फेंक रहा है तो वाटर भी इसके मतलब बदले में क्या कर रहा है, इस मैन को क्या कर रहा है, आगे की तरफ फोर्स लगा के आगे की तरफ बोर्ड फेंक रहा है। तो ये जो पर्सन जो है वो जब वाटर को फोर्स लगा के पीछे की तरफ बोल रहा है तो हम उसको एक्शन फोर्स बोल रहे हैं, और वाटर जो है इस पर्सन स्विमर को आगे की तरफ भेज रहा है उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। बस यहीं पे यही बताया गया कि जब भी कोई स्विमिंग करेगा तो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। क्लियर। अब चौथा जो इसका एग्जांपल है वो है कि प्रपल्शन ऑफ बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब किस तरीके से जो बोट जो होती है वो पानी के अंदर मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही प्रपल्शन करती है, मतलब चलती है हमेशा। ओके, तो इसका ये इसके अंदर भी जो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो अप्लाई होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि सेलर्स पुशेस वाटर विथ ओर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिजल्टिंग वाटर पुशिंग द ओर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कॉन्सिक्वेंटली द बोट इज पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो सैलर जो होते हैं, मतलब जो सैलर क्या होते हैं, जो बोट को चलाते हैं वो सैलर होते हैं। सैलर क्या करता है, उनके जिससे हम नाव को चलाते हैं उसको हम बोलते हैं ओर। क्लियर। तो वो क्या करता है, सैलर जो होता है वो ओर से वाटर को क्या करता है, पीछे की तरफ क्या करता है, पुश करता है। ओके, तो पुश करते हैं तो मतलब ओर से वाटर को पुश कर रहा है, मतलब वाटर के ऊपर क्या लगा रहा है, ओर से एक एक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है, मतलब इसको हम और कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, वो वाटर को पीछे की तरफ करता है। ओके, तो वाटर भी क्या करता है, उस ओर को क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, पुश करके रिएक्शन फोर्स लगाता है। ओके, तो मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो सैलर ने वाटर को के ऊपर एक फोर्स लगाया है, वो कौन सी डायरेक्शन में लगाया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसके बदले में वाटर ने और के ऊपर कौन सा फोर्स लगाया है, वो भी कौन सी डायरेक्शन के अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया है।
तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं, एक लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है एक तो अपोजिट है और इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बोट जो होती है वो मतलब क्या करती है, हमेशा आगे की तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन के अंदर वो बोट जो होती है वो आगे की तरफ मूव करती है। तो इस कंडीशन के अंदर देखेंगे कि जो वाटर जो होती है वो ओर के ऊपर क्या करती है, ज्यादा फोर्स लगा पाती है। ओके, तो वो हमेशा क्या होगी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही क्या होती है, आगे की तरफ चलती जाती है बोट। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बोट जो होता है वो हमेशा क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही क्या होती है, मतलब प्रपल्शन, मतलब मूव करती है। क्लियर? आप इसको इस पिक्चर से देख सकते हैं। इस पिक्चर्स में ये बोट है, मतलब चला रहा है पानी के अंदर। ये सेलर है, जो बोट चलाता है उसको हम सेलर कहते हैं। ये है ओर। ओके, तो मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब ये बोट चला रहा है ना, तो पैडल ऑन वाटर पुशेस वाटर बैकवर्ड। तो ये क्या कर रहा है कि मतलब पानी को क्या कर रहा है, पानी को पीछे की तरफ क्या कर रहा है, मतलब पीछे की तरफ पानी वाटर के ऊपर क्या लगा रहा है, पीछे की तरफ क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। ओके, तो इसके बदले में जो वाटर जो है वो भी पानी मतलब क्या करता है, वाटर ऑन पैडल पुशेस पैडल एंड बैकवर्ड कायक फॉरवर्ड। मतलब तो वाटर भी जो होता है वो क्या करता है, इसके ऊपर, इस ओर के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बोट जो होती है वो आगे की तरफ मूव करती है। ओके, तो इस ये में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि बोट चलाना है तो आपको ये जो ओर जो होता है जिसकी सहायता से बोट चलाई जाती है, लंबा लंबा ये जो दिख रहा है ना आपको, पाइप जैसा, इसको हम बोलते हैं। और ये बहुत कंपल्सरी होता है, इसकी वजह से ही हम वाटर को पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में डालते हैं। और जब हम इस बैकवर्ड डायरेक्शन में जब वाटर को पीछे डालते हैं तो यही वाटर जो होता है वो इस बोट के ऊपर क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। और ये जो फोर्स जो होते हैं, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं इसके अंदर, वो इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और इसी वजह से जो बोट जो होती है वो आगे की तरफ क्या करती है, मूव करती है। क्लियर? तो यहां तक ये जो टॉपिक है इसके अंदर आपका न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बेल को हिट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।